अभिवादन। आज हम जिस सामग्री पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे उसका शीर्षक है आकर्षण का नियम। मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो। इस स्रोत में आकर्षण के नियम के पीछे के जो विचार हैं और खास तौर पर वो 3 कदम जो इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए बताए गए हैं, उन पर हम ध्यान देंगे। हमारा मकसद है इन विचारों को समझना और देखना कि ये स्रोत क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल। और ये सामग्री उसी विचार से जुड़ती है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे जीवन के अनुभवों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। इस पर शायद पहले भी बात हुई हो, पर आज हम खास तौर पर उस प्रक्रिया पर ध्यान देंगे जो ये स्रोत बताता है। वो 3 कदम: मांगना, विश्वास करना और प्राप्त करना। हाँ, ये 3 कदम। तो चलिए सीधे पहले कदम पर आते हैं। मांगो, आस्क। स्रोत कहता है कि शुरुआत होती है अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बताने से। हाँ, मतलब ब्रह्मांड से, या कह लीजिए एक बड़ी शक्ति से साफ साफ बताना कि हमें क्या चाहिए। स्रोत में बच्चों का उदाहरण भी है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, बिना हिचकिचाए अपने माँ बाप से खिलौना मांग लेता है। बिल्कुल। और यहाँ स्पष्ट रूप से मांगने पर काफी जोर दिया गया है। स्रोत के हिसाब से अगर इच्छा स्पष्ट नहीं है तो शायद वो उतने असरदार तरीके से काम ना करे। अच्छा। हाँ, जैसे अगर किसी को साइकिल चाहिए तो स्रोत कहता है कि सिर्फ कुछ अच्छा हो जाए सोचने के बजाय मन में बिल्कुल साफ होना चाहिए। मुझे एक अच्छी, मान लीजिए नीले रंग की साइकिल चाहिए, और शायद इस इच्छा को दोहराना भी पड़े। ये स्पष्टता इतनी जरूरी क्यों बताई गई है? क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड या जो भी शक्ति है वो बिल्कुल सटीक निर्देशों पर ही काम करती है? स्रोत के नजरिए से देखें तो हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। स्पष्टता शायद इरादे को फोकस करने का एक तरीका है। फोकस करने का? हाँ, जब हम ठीक ठीक जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी सारी जो मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा है वो उसी एक लक्ष्य की तरफ लग जाती है। स्रोत के अनुसार ब्रह्मांड एक तरह की प्रतिक्रिया देने वाली प्रणाली है, और स्पष्ट मांग उसे एक साफ सिग्नल भेजती है। अच्छा। साइकिल वाला उदाहरण इसी बात को आसान बनाता है। एक निश्चित लक्ष्य हो तो ध्यान नहीं भटकता है ना, और ऊर्जा केंद्रित रहती है। ये सिर्फ इच्छा करना नहीं है, ये एक तरह से आदेश देने जैसा है। दिलचस्प। तो इच्छा को साफ तौर पर बताना पहला कदम है, लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ मांगना ही काफी नहीं है। यहां से बात और गहरी होती है। हाँ, बिल्कुल। और हम आते हैं दूसरे कदम पर, विश्वास करो, बिलीव। ये शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा लगता है मुझे। स्रोत कहता है कि हमें पूरे दिल से अटूट विश्वास रखना होगा कि जो हमने मांगा है वो हमें मिलेगा ही। सही कहा। सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक तरह की निश्चितता। बिल्कुल। ये विश्वास सिर्फ आशावादी होने से कहीं ज्यादा है। स्रोत इसे एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक अवस्था बताता है जहां आप ये मान लेते हैं कि आपकी इच्छा या तो पूरी हो चुकी है या कम से कम पूरी होने की प्रक्रिया में है ही। निश्चित रूप से। मतलब कोई शक नहीं रखना है। हाँ। स्रोत के अनुसार यहाँ किसी भी तरह के शक या संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। स्रोत में इसकी तुलना स्कूल की परीक्षा पास करने वाले एहसास से की गई है। वो मुझे काफी रोचक लगा। हाँ, हाँ। जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बाद कुछ छात्रों में ये भाव आता है ना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ। सही। स्रोत शायद इसी तरह के गहरे आत्मविश्वास की बात कर रहा है। ये मानना कि आप उस इच्छा के योग्य हैं और वो आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल सही कहा। इस अटूट विश्वास को अगर हम देखें तो स्रोत के संदर्भ में इसका मतलब है कि आपकी जो अंदरूनी स्थिति है, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, वो आपकी बाहरी इच्छा के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अलाइनमेंट में? हाँ, अगर आप मांगते कुछ हैं लेकिन अंदर ही अंदर शक करते हैं कि क्या ये मुमकिन भी है या क्या मैं इसके लायक हूं, तो स्रोत के मुताबिक आप मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये विश्वास कैसे विकसित किया जाए। तो स्रोत शायद पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशन है, या कृतज्ञता महसूस करना, ऐसी तकनीकों की तरफ इशारा करता है ताकि मन को उस विश्वास की स्थिति में लाया जा सके। अच्छा। और वो परीक्षा वाला उदाहरण इसी आत्मयोग्यता की भावना को दिखाता है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना है कि आप उस परिणाम के काबिल हैं। ये महसूस करने वाली बात मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें सीधे तीसरे कदम की ओर ले जाती है, प्राप्त करो, रिसीव। हाँ। स्रोत इसे प्रक्रिया का सबसे मजेदार हिस्सा कहता है। इसका मतलब
सिर्फ बैठकर इंतजार करना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि सक्रिय रूप से उस भावना को महसूस करना है, जैसे कि इच्छा पूरी हो चुकी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि जो चीज अभी मिली नहीं है उसकी खुशी कैसे महसूस करें। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना। प्राप्त करो की अवस्था में होने का मतलब है कि आप उस इच्छा के पूरे होने से जुड़ी जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, खुशी, राहत, उत्साह, शुक्रगुजारी, उनको अभी इसी पल में महसूस कर रहे हैं, अभी वर्तमान में। हाँ, वर्तमान में। स्रोत के अनुसार यही भावनात्मक स्थिति उस इच्छा को आपकी ओर खींचने की चाबी है। ये एक तरह से ब्रह्मांड को संकेत देना है कि आप उस परिणाम को पाने के लिए तैयार हैं और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। स्रोत इसे समझाने के लिए फिर से बच्चों का उदाहरण देता है, जैसे किसी बच्चे को अपना मनपसंद खिलौना मिलने पर जो एकदम शुद्ध खुशी होती है, हाँ बिल्कुल, वैसी ही खुशी महसूस करनी है। ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये गहरा भावनात्मक अनुभव है। तो क्या ये भावनात्मक स्थिति बनाना ही असल में प्राप्त करना है स्रोत के हिसाब से? सोचते हैं कि महसूस करने पर इतना जोर क्यों है। देखिए, इस दृष्टिकोण के अनुसार हमारी भावनाएं सिर्फ हमारी अंदरूनी स्थिति का आईना नहीं है, बल्कि वे एक तरह की ऊर्जा या कह लें कंपन, वाइब्रेशन पैदा करती हैं जो बाहरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। अच्छा, ऊर्जा या कंपन। हाँ, जब आप उस इच्छा के पूरे होने की खुशी या संतुष्टि को गहराई से महसूस करते हैं तो आप खुद को उस परिणाम की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि उस पॉजिटिविटी को भावनात्मक रूप से जीना है। वो खिलौने वाला उदाहरण उस तीव्र शुद्ध भावना को दिखाता है जिसे स्रोत महत्वपूर्ण मानता है। यही भावनात्मक संरेखण यानी इमोशनल अलाइनमेंट है जो इस सिद्धांत के अनुसार इच्छा को हकीकत में खींच लाता है। भावनात्मक संरेखण, इमोशनल अलाइनमेंट, ये शब्द इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में लगता है। तो ये तीनों कदम, स्पष्ट रूप से मांगना, अटूट विश्वास रखना और खुशी से प्राप्त करने की भावना महसूस करना, ये मिलकर एक पूरी प्रक्रिया बनाते हैं। हाँ, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। स्रोत में से और साफ करने के लिए रिया की एक छोटी सी कहानी भी दी गई है। हाँ, रिया की कहानी वो इन तीनों कदमों को एक साथ काम करते हुए दिखाने का एक बहुत ही सरल और समझने लायक तरीका है। ये दिखाती है कि ये सिद्धांत स्रोत के अनुसार कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी इच्छाओं पर भी लागू हो सकता है। कहानी कुछ ऐसी है कि रिया नाम की एक लड़की को एक नए खास तरह के बॉल पेन की बहुत इच्छा थी। हाँ, उसने सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि स्रोत के सिद्धांतों के अनुसार उसने शायद मन में उस पेन से लिखने की कल्पना की होगी, उसे अपने हाथों में महसूस किया होगा और ये विश्वास किया होगा कि वो पेन उसे जरूर मिलेगा। बिल्कुल। कहानी आगे बताती है कि उसके जन्मदिन पर उसे तोहफे में ठीक वैसा ही बॉल पेन मिला जैसा वो चाहती थी, उसका पसंदीदा बॉल पेन। हाँ, स्रोत का निष्कर्ष ये है कि रिया ने जाने अनजाने में ही सही आकर्षण के नियम के इन तीनों कदमों का पालन किया। उसने स्पष्ट रूप से मांगा एक खास बॉल पेन, उसने विश्वास किया कि उसे मिलेगा, शक नहीं किया, और उसने उसे पाने की खुशी को शायद पहले से महसूस किया होगा, जिससे अंततः वो उसे प्राप्त हुआ। रिया की ये कहानी हालांकि बहुत सीधी साधी है, फिर भी स्रोत के जो मुख्य बिंदु हैं उनको दर्शाती है। ये बताती है कि प्रक्रिया जटिल या रहस्यमयी होने की जरूरत नहीं है। सही। स्पष्ट इच्छा, दृढ़ विश्वास और सकारात्मक भावना, ये तीनों मिलकर परिणाम लाते हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। कहानी ये भी दिखाती है कि प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है, प्राप्त करना, वो सिर्फ बैठे रहना नहीं है, बल्कि उस विश्वास और भावना को बनाए रखना है जब तक कि इच्छा पूरी न हो जाए। हाँ, ये पूरे चक्र को दिखाती है। मांगना, विश्वास करना और फिर प्राप्त करना। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालते हुए अगर हम स्रोत के मुख्य संदेश को समझना चाहें तो वो ये है कि आकर्षण का नियम इन 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला, मांगो, अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता के साथ तय करो और उसे व्यक्त करो। हाँ। दूसरा, विश्वास करो, बिना किसी शक के पूरे यकीन के साथ मानो कि ये इच्छा पूरी होगी जैसे कि ये पहले ही हो चुकी है। सही। और तीसरा, प्राप्त करो, उस इच्छा के पूरे होने से जुड़ी जो सकारात्मक भावनाएं हैं उनको गहराई से महसूस करो और उस खुशी की स्थिति में रहो। बिल्कुल सही कहा। स्रोत का केंद्रीय विचार यही लगता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं वो पैसिव नहीं है, बल्कि वे सक्रिय शक्तियां हैं जो हमारे यथार्थ को, हमारी रियलिटी को आकार दे सकती हैं। इन 3 कदमों का ईमानदारी और
लगातार पालन करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकता है, ऐसा ये स्रोत कहता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जो व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभवों का सह निर्माता मानता है, न कि सिर्फ परिस्थितियों का शिकार। ये विचार कि हम अपनी वास्तविकता बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ये काफी सशक्त करने वाला विचार है। स्रोत के अनुसार ये प्रक्रिया ब्रह्मांड के साथ एक तरह की बातचीत जैसी है। हाँ, एक तरह की बातचीत। हाँ, आप बताते हैं कि क्या चाहिए, आप उस पर पूरा भरोसा करते हैं और फिर आप उसे लेने के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं। समापन की ओर बढ़ते हुए ये सोचना महत्वपूर्ण है कि ये स्रोत हमारे आंतरिक जगत को, हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं को कितनी ज्यादा शक्ति देता है। हाँ, ये बात तो है। ये दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि बाहरी दुनिया को बदलने की शुरुआत अंदर से होती है। ये व्यक्ति को अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर ध्यान देने और उसे सचेत रूप से संभालने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि इस नजरिए से देखें तो यहीं से वास्तविकता का निर्माण शुरू होता है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक विचार मन में घूम रहा है, जिस पे शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। हमारे विश्वास और हमारी भावनाएं, ये वास्तव में हमारी दुनिया को किस हद तक आकार देते हैं? ये एक गहरा सवाल है। क्या हमारी अंदरूनी स्थिति का बाहरी वास्तविकता पर उतना सीधा असर हो सकता है जैसा ये स्रोत बताता है, या ये सिर्फ सकारात्मक सोच है, या इसमें कुछ और गहरा है? ये एक सवाल है जिसके साथ हम आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।